call is now being recorded. थैंक यू सो मच। अच्छा, तो सरफेस केमिस्ट्री में हम लोगों ने कोलॉइड स्टार्ट किया था और कोलॉइड्स में कल हम लोग प्रिपरेशन देख रहे थे। प्रिपरेशन में केमिकल मेथड हमने कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद में फिर कौन सा मेथड, ब्रेडिक आर्क्स मेथड, है ना। ब्रेडिक आर्क्स मेथड हमने कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो था वो था पेप्टाइजेशन, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इतना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में एक बार प्रिपेयर कर दिए तो उसको प्यूरिफाई करना भी जरूरी है। और प्योरिफिकेशन में सबसे पहला जो था ना वो था डायलिसिस। डायलाइजर यूज करके सेलोफेन बैग के अंदर हम लोगों ने अपना कोलॉइड डाल के उसको प्यूरिफाई करा था। तो ये हो गया अपना डायलिसिस। लेकिन हम लोगों ने बोला कि प्रोसेस बहुत स्लो है, तो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रो डायलिसिस कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रो डायलिसिस में हम लोगों ने 2 रॉड्स लगा दी थी, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई कर दिया था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अप्लाई कर दिया था, जिससे कि वो प्रोसेस फास्ट हो गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट उसके अंदर था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में अल्ट्रा फिल्टर पेपर की जरूरत पड़ी थी हम लोग को। अल्ट्रा फिल्टर पेपर हम लोगों ने नॉर्मल फिल्टर पेपर से बनाया था। नॉर्मल फिल्टर पेपर को हम लोगों ने कोलोइडियन के अंदर सोक करने के लिए रखा था। कोलोइडियन क्या होता है, तो 4% नाइट्रोसेल्यूलोज इन अल्कोहल एंड ईथर। ठीक है। बाद में हार्डनिंग के लिए जो सब्सटेंस यूज करते हैं उसका नाम था फॉर्मल्डिहाइड। और उसके बाद में सुखाने के लिए रखा था हमारे कोलॉइड को, फिर उसके अंदर से पास किया, सारा डिस्पर्जन मीडियम निकल गया था। तो जो डीपी बच गया उसको फ्रेश डिस्पर्जन मीडियम में डाल के हम लोगों ने अपना कोलॉइड प्रिपेयर कर लिया था। ठीक है, तो इस तरह का काम किया था हमने। और उसके बाद में प्रॉपर्टीज, एक बार हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद में प्यूरिफाई कर लिया, अब उसके बाद में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू किया था। और प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। और उसमें भी हमने ऐसा कहा था कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है अगर आपको कोलॉइड का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करना है तो। ठीक है। इतना करने के बाद में फिर हम लोगों ने एक क्लास में जाते आते टिंडाल इफेक्ट कंप्लीट कर लिया था। टिंडाल इफेक्ट को होने के लिए 2 कंडीशंस मैंने बताई थी आप लोगों को, कि जो डायमीटर होता है डिस्पर्स फेस का वो डिस्पर्जन मीडियम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होना चाहिए, और डीपी और डीएम का जो रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस होता है वो वाइडली डिफर करना चाहिए। तभी जाके हम लोगों को टिंडल इफेक्ट ये फिनोमिना देखने को मिलता है। ठीक है ना बेटा, इतना कर लिया था हमने, हाँ है ना। सर। अब उसके बाद में हम लोगों को स्टार्ट करना है फिर कलर से, शायद, है ना, कलर चार्ज वो सब हम लोग को पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को पीडीएफ पे ले जाता हूँ, ध्यान से देखना बेटा। नहीं, ये तो नहीं है। कितना पढ़ लिया था लास्ट टाइम पे, देखो ये पेज हमने कंप्लीट कर लिया था बेटा ना, टिंडल इफेक्ट वाला जो पेज था वो हमने कंप्लीट कर लिया था पूरा का पूरा। मैंने आपको भी बताया लास्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, कि जो रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस होता है डीपी और डीएम का शुड डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड, इतना हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोगों को बात करनी है कलर की, है ना। अब जो कलर का भी कंसेप्ट बहुत इजी कंसेप्ट है, हम लोगों को सिर्फ इतने पॉइंट्स याद करने होते हैं बेटा। इसके अंदर ऐसा लिखा है कि द कलर ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन, कलर किसी भी सब्सटेंस का किस बात पे डिपेंड करता है बेटा, किसी भी सब्सटेंस का कलर ये किस बात पे डिपेंड करता है। कोई रेड है दुनिया में, कोई ग्रीन है दुनिया में, कोई येलो है, ये किस बात पे डिपेंड करता है बेटा। पिगमेंट, पिगमेंट्स, लेकिन अल्टीमेटली किसके ऊपर, वाइट, वाइट नहीं वो ठीक है, हमारे पास तो जो भी है वो ठीक है, लेकिन हम लोग कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब सर करने की स्केटरिंग से, कैपेसिटी रखते हैं स्केटरिंग। बेटा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो लिखा है द कलर ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो डिपेंड करता है जो लाइट, जिस वेवलेंथ की लाइट लाइट हमने एब्जॉर्ब करी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। आप लोग को पता है ना, अच्छा, विजिबल रीजन का जो लाइट का वेवलेंथ होता है वो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में होता है। अब उस रेंज में हम लोग कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर आप लोगों को दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द कलर ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन, वो डिपेंड करता है किस पे, लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। अब साइज भी बहुत मैटर करती है, जितनी बड़ी साइज का होगा वो अलग वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करेगा, छोटी साइज का होगा अलग वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है ना। आप लोगों को कंसेप्ट पता है बेटा, हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर लास्ट ईयर पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने बताया था कि जो एनर्जी होती है किसी भी फोटोन की
वो E इज इक्वल टू hc/λ से रिप्रेजेंट करी जाती है। याद है आप लोग को प्लैंक्स की क्वांटम थियरी हमने पढ़ी थी, जो लाइट एब्जॉर्ब करी जाती है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब करी जाती है, और उसकी एनर्जी जो होती है वो एच न्यू होती है, और उसी का हम लोग hc/λ लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारी कैपेसिटी कौन से वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने की है, उसके बेसिस पर मेरा कलर डिसाइड होने वाला है। ठीक है, और साइज के अलग होने से, ठीक है, अगर मेरी अभी साइज 1 नैनोमीटर है तो मैं कोई और वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करूंगा। ठीक है, अगर मेरी साइज हो गई 500 नैनोमीटर की तो मैं कोई और कलर एब्जॉर्ब करूंगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो मिल्क है ना बेटा, दैट अपियर्स ब्लू व्हेन ऑब्जर्व्ड बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, मिल्क एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। जब लाइट को हम लोग उसमें से पास करते हैं तो अगर रिफ्लेक्टेड लाइट को देखा जाए, ठीक है, तो वो मिल्क ब्लू कलर का अपीयर होगा, और अगर वो ट्रांसमिटेड लाइट को देखा जाए तो वो रेड कलर का ऑब्जर्व होता है। ठीक है, तो ये तो एक एग्जांपल है, या बेटा आप लोग याद कर लो, तो थोड़ा याद करने वाला पार्ट है ये। ठीक है, तो मिल्क का कैसा है, क्या बोला, मिल्क अपियर्स ब्लू व्हेन ऑब्जर्व्ड बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, एक विजिबल लाइट को आपने मिल्क वाले कंटेनर में से पास किया, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, मतलब टकरा के जो वापस आ रही है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट, उसकी अगर वेवलेंथ को देखोगे तो आप कौन से कलर, कौन से रेंज में दिखाई देगी, ब्लू कलर की रेंज में दिखाई देती है। और जो ट्रांसमिट हो गई, मतलब जो आर पार हो गई, उसकी वेवलेंथ को आप देखोगे तो वो रेड कलर की रीजन में दिखाई देती है। ये हम लोग डायरेक्टली डे टू डे लाइफ में ऐसे नहीं देख सकते, लेकिन हम लोगों के पास में अगर एपेरेटस है ये देखने का तो ही हम देख पाएंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल याद रखना। अच्छा, ये Okay. सेकंड एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइनेस्ट गोल्ड सॉल्यूशन या सोल। ठीक है, फाइनेस्ट का मतलब गोल्ड का सबसे छोटा पार्टिकल अगर कर दिया जाए तो वो कौन से कलर का होता है, वो रेड इन कलर होता है। ठीक है, और साइज धीरे धीरे करके जब इंक्रीज होती है तो गोल्ड का जो सोल है वो कौन से कलर का बन जाता है बेटा, पर्पल कलर का बन जाता है। बाद में और बड़ी होने पर ब्लू कलर का बन जाता है, और फाइनली जो हम गोल्ड को देख रहे हैं ना वो कौन से कलर का है, तो गोल्डन कलर का है। ठीक है, तो मतलब साइज चेंज होती है तो सब्सटेंस का कलर भी चेंज होता है, ऐसा हम लोग कहना चाह रहे हैं। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं ना कि जो कोलोइडल होता है सॉल्यूशन, उसकी साइज रेंज हमको फिक्स रखनी है 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में। मतलब ये साइज रेंज अगर रहती है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, इसलिए। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल बेटा आप लोग याद रखो। सबसे पहले मिल्क के ऊपर से लाइट आप पास करोगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट बेटा कौन से कलर की होगी, ब्लू कलर की। ठीक है, और ट्रांसमिटेड लाइट कौन से कलर की होगी, तो रेड कलर की होगी। ठीक है, गोल्ड का सबसे छोटा पार्टिकल है तो उसकी जो कलर है वो कहाँ से शुरू होगा, रेड, फिर उसके बाद पर्पल, फिर उसके बाद ब्लू, और फाइनली जब वो बहुत बड़ी साइज का हो जाएगा तब वो कौन से कलर का दिखाई देता है, तो गोल्डन कलर का दिखाई देता है बेटा। है ना, सूरज को भी आप लोगों ने देखा होगा बेटा, सन, है ना, आप लोगों ने कभी लाल कलर का भी देखा होगा। ठीक है, जब वो डूब रहा होता है तो उसको दूर से हाँ देखते सर। हैं तो उसका कलर अलग होता है कि नहीं बेटा, है ना। हाँ सर। ये सब ऑब्जर्व करते हो कि नहीं आप लोग डे टू डे लाइफ में, है ना। हाँ तो सर। ये हाँ सर। चीजें, हाँ ये सब सर, देखा है चीजें सर। affect करती हाँ सर। है ना। आसमान का कलर कौन सा होता है बेटा, सर नीला होता है। नीला होता है ना बेटा। साइंस सर। कहता है कि आसमान हाँ। होता ही नहीं है बेटा, हाँ, है ना। हाँ साइंस सर, वो कहता है स्कैटरिंग की आसमान वजह है से ही नहीं। हुआ है। कैटरिंग की तो वजह हम से लोगों निकलती है। को ऊपर हाँ देखने सर। पर ये जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है बेटा, वो किसके वजह से दिखाई दे रहा है, ये स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हाँ, एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल्स है उनके ऊपर लाइट जो टकराने के बाद में जो ट्रांसमिट लाइट हो रही है ना बेटा, वो हम लोगों को ब्लू कलर की रेंज में दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये हाँ कलर का वो भी एक हाँ। इंपॉर्टेंस होता है, तो एक कलर का टॉपिक भी आप लोग याद रखना। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें एक टिंडाल इफेक्ट मैंने आप लोगों को कल समझाया था, एक कलर भी बेटा आप लोग याद कर लो। ठीक है, लास्ट में मैं पूछूंगा आप लोगों से, सबसे पहला पॉइंट क्या है इसके अंदर, कि कोलोइडल सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो डिपेंड करता है कौन से वेवलेंथ की लाइट उसने एब्जॉर्ब करी है। एग्जाम्पल हम लोग क्या कहते हैं कि जो मिल्क है ना, अगर रिफ्लेक्टेड लाइट को ऑब्जर्व करा जाए तो वो ब्लू कलर का दिखाई देगा, और अगर ट्रांसमिटेड लाइट को ऑब्जर्व करा जाए तो वो रेड कलर का दिखाई देता है। जो गोल्ड का फाइनेस्ट सोल होता है वो रेड कलर का, आप लोग याद रखो, रेड, फिर उसके बाद साइज इंक्रीज होगी तो पर्पल, फिर साइज इंक्रीज होगी तो ब्लू, और फाइनली जब बहुत बड़ी साइज का हो जाएगा तब वो अपीयर होता है गोल्डन कलर का बेटा। ठीक है, याद रहेगा ये, याद करना है बेटा ये सब चीजें। हो गया, याद हो गया, किसको किसको याद हो गया ये।
यस सर। है ना? कौन बोला यस? राज। हाँ ठीक है बेटा। चलो बाकी लोग किसी को याद नहीं हुआ? अरे बाकी किसी को याद हुआ कि नहीं हुआ? 3 पॉइंट है बेटा, याद करने में क्या इतनी मगजमारी क्या हो रही यस सर, हो गया। है ना? हो गया, पंकज को भी हो गया। हाँ सर। और आदित्य बेटा हो गया तेरा? सर लास्ट पॉइंट कर रहा हूँ। खाली याद रखो, RPBG। RP मतलब रेड के बाद पर्पल, और BG का मतलब ब्लू के बाद गोल्डन। ठीक है? और मिल्क की बात रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट। रिफ्लेक्टेड ब्लू है और ट्रांसमिटेड रेड है, बस ये याद रखना है। और कलर डिपेंड करता है लाइट की वेवलेंथ पे। ठीक है? चलो तो कुरुसा बोल के बता बेटा, कलर बोल। पहला पॉइंट क्या लिखेगा? है कि नहीं है भाई? माधव बोल चल। कहाँ है ये दोनों? है सर वो लोग। तो क्या कर रहे हैं फिर? पता नहीं, माइक बंद है दोनों का। हम्म। राज बोल बेटा चल। Yes, sir. The color of colloidal solution depends on the wavelength of light. उसके हम्म बाद एग्जाम्पल में हम्म milk appears blue when हम्म, observed by the rejected light and red when uh, observed by the transmitted light. ठीक है बेटा, और वेरी। when gold gold solution is red in color. As the हम्म size increases, it changes in purple, then हम्म, blue, and then finally golden. ठीक, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फिर ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है? ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? अगर कोई भी सब्सटेंस अगर गैसियस स्टेट में अपने पास है, तो क्या वो रेस्ट पे होगा या कंटिन्यूअसली एक रैंडम मोशन करता रहेगा? कंटिन्यूअसली एक रैंडम मोशन करता रहेगा ना। अगर वो रैंडम मोशन नहीं होता तो हम लोग कहते हैं कि फिर ग्रेविटी की वजह से वो बेस पे जाके सेटल हो जाता। ठीक है? जैसे कि सस्पेंशन के केस में होता है। सस्पेंशन का मतलब सैंड पार्टिकल को अगर मैंने पानी में मिलाया है, तो वो रैंडम मोशन उसके अंदर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल की साइज बहुत ज्यादा है। वो कुछ टाइम के बाद ग्रेविटी की वजह से नीचे जाके सेटल हो जाएंगे। लेकिन हम लोग कहते हैं ना कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं वो कभी भी बेस पे जाके सेटल नहीं होते हैं। इसका मतलब कंटिन्यूअसली वो कौन सा मोशन करते रहते हैं? जिग जैग मोशन परफॉर्म करते रहते हैं। और इसी मोशन को हम लोग उनका ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ठीक है? जो इस तरीके का डायग्राम वगैरह बना के आप लोगों को बुक्स में शो कर देते हैं कि पहले पार्टिकल यहाँ जा रहा है, फिर 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 यहाँ जा रहा है। तो इस तरीके का जो मोशन है, इसको हम लोग जिग जैग मोशन कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन कहते हैं बेटा, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है? क्या लिखा है कि व्हेन कोलोइडल सॉल्यूशन आर व्यूड अंडर अ पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ठीक है? तो ऐसा दिखाई देगा कि द कोलोइडल पार्टिकल्स जो है ना, appear to be in a state of continuous zigzag motion। ठीक है? मतलब एक जगह पे आपको रुके हुए नहीं मिलेंगे, ये कंटिन्यूअसली एक जिगजैग मोशन परफॉर्म करते रहेंगे। जिस तरह के अगर आपके रूम के अंदर एयर भरी हुई है, तो वो एयर के अंदर नाइट्रोजन है, वो एक जगह पे रुका हुआ नहीं है, वो पूरे कमरे में इधर उधर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इस तरह से अगर कोलोइडल सॉल्यूशन को आप देखोगे, तो उसके अंदर के कोलोइडल पार्टिकल भी हमेशा उसी गैस की तरह एक रैंडम मोशन परफॉर्म करते रहते हैं। उसी को हम लोग जिगजैग मोशन कहते हैं, और इसी मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं बेटा। ठीक है? ये भी बहुत इजी था, समझ में आ गया होगा। हाँ सर, आ गया। है ना? हाँ तो सर। पहला पहला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कलर, और दूसरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कलर। आज की क्लास में ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है? और फिफ्थ जो बेटा है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और ये थोड़ा समझने लायक भी है। तो ये अच्छे से देखना जरा। ठीक है? ये आप लोगों को यही साल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा हुआ था इसके अंदर क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या था वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ, पहले आप लोग समझो इसको। ठीक है? थोड़ा बहुत तो हिंट मैंने आप लोग को पहले से दिया हुआ है। ठीक है? कि जैसे मैंने आप लोग को पेप्टाइजेशन वाला पार्ट समझाया था, पेप्टाइजेशन याद है बेटा? पेप्टाइजेशन क्या था कल, है ना?
कोलोइडल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन में ब्रेडिक आर्क मेथड के बाद में जो हमने पढ़ा था वो था बेटा हाँ सर, याद है, याद है। पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में हम लोगों ने पेप्टाइजेशन कल कैरी आउट करवाया था। अगर इसकी प्रोसेस को आप ध्यान से देखो, हाँ सर। इसकी प्रोसेस क्या थी बेटा कि आपको सबसे पहले प्रेसिपिटेट प्रिपेयर कर लेना है, डिस्पर्जन मीडियम में डाल के उसको विगरसली शेक कर लेना है। विगरसली शेक करने के बाद में आप लोग को ऊपर से पेप्टाइजिंग एजेंट इसके अंदर डालना पड़ता है। अब वो पेप्टाइजिंग एजेंट का जो एक आयन होगा, मान लो कि Fe+3 आयन को ऊपर से आपने डाला, तो Fe+3 आयन क्या करता था बेटा, वो फेरिक हाइड्रोक्साइड जो था ना उसके सरफेस के ऊपर जाके क्या हो जाता था, एडजॉर्ब। ठीक है, अब सरफेस के ऊपर जाके वो एडजॉर्ब हो गया तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा एक चार्ज वाला बन गया कि नहीं। FeOH थ्राइस तो वो खुद था ही बेटा, उसके ऊपर Fe+3 आके एडजॉर्ब हो गया, मतलब उसके सरफेस पे अब डेवलप हो गया है पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाजू वाले FeOH थ्राइस के ऊपर भी Fe+3 आके एडजॉर्ब हुआ है, तो उसके सरफेस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपल्शन करेंगे, इसका मतलब उनकी साइज अब बढ़ेगी नहीं, अब वो सस्पेंशन में कन्वर्ट नहीं होंगे, इसका मतलब वो कोलोइडल स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे बेटा। ऐसे ही कुछ था कि नहीं, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग यही कहना हाँ चाहते सर, हैं हाँ। कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है बेटा वो एक्वायर करता है पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। एक बात किस पे डिपेंड करती है, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस, ठीक है, ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव आयन। अब मैं अगर आपसे बात करूं FeOH थ्राइस की, तो आपने क्या बोला सर, FeOH थ्राइस का एक मॉलिक्यूल जो है उसके ऊपर आके एड्सॉर्ब कौन हुआ था, तो Fe+3 आके एड्सॉर्ब कौन हुआ था, Fe+3 आके एड्सॉर्ब कौन हुआ था, Fe+3। तो इसके सरफेस के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया था, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था, क्योंकि कौन सा आयन आके एड्सॉर्ब होता है ये डिपेंड करेगा कि उस सरफेस के ऊपर कौन सा चार्ज होगा। ठीक है, अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है वो देखो बेटा। तो पहला पॉइंट आप लोग याद करो कि कोलोइडल सॉल्यूशन एक्वायर्स या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज। किस बात पर डिपेंड करेगा, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, कौन कौन से चार्ज के रिस्पेक्ट में प्रिफरेंशियली एड्सॉर्ब होता है, मतलब उसके ऊपर Cl- भी था, उसके ऊपर Fe+3 भी था FeCl3 के पास, लेकिन जाके एड्सॉर्ब कौन हुआ बेटा, Fe+3। इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। दो आयन के बीच में रेस लगे और एक जाके एड्सॉर्ब हो जाए, बेचारा एक एड्सॉर्ब ना हो पाए, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, या पॉजिटिव या नेगेटिव आयन का। पहला पॉइंट समझ में आया बेटा, हाँ ठीक है। चलो आगे बढ़े इसमें, और इसमें देखो अभी है ना ये सारे एग्जांपल आप लोग को समझने हैं, जिसमें से ये जो पहला एग्जांपल है ना बेटा, पहला एग्जांपल वही आप लोगों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा गया है बोर्ड में, और वो किस तरह से क्रैक करते हैं वो आप लोग को समझना है बेटा अभी ना। देखो ऐसा क्वेश्चन है कि अगर मैंने KI में AgNO3 को ऐड किया, ठीक है, व्हेन AgNO3 इज एडेड टू KI, तो AgNO3 और KI को ऐड करने से आपको इतना तो पता चल चुका है कि ये जो K है और NO3 है ये इसमें से निकल जाएगा बेटा, इतनी केमिस्ट्री तो हमने पढ़ ली, KNO3, और ये जो Ag है वो I से कंबाइन होके क्या बना देगा बेटा, AgI। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि AgI एक प्रेसिपिटेट होता है कि नहीं। यस सर। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को शायद एक एग्जांपल भी लेक्चर के दौरान पे दिया था आप लोग को कि अगर मुझे मेरे पास अमोनियम क्लोराइड है बेटा, अमोनियम क्लोराइड, हाँ, और अमोनियम क्लोराइड है और मुझे चेक करना है कि मेरे कंपाउंड के अंदर Cl- प्रेजेंट है या नहीं है, तो मैंने ऊपर से AgNO3 डाला था, याद है आपको, यस सर। AgNO3, और AgNO3 का जो Ag था ना वो हमारे गिवन कंपाउंड के Cl के साथ में कंबाइन होके AgCl बना दिया था, और हाँ सर। AgCl बना तो हमने बोला कि व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन गए बेटा, है ना। तो इसी तरह से ये जो AgCl हो सकता है, AgBr हो सकता है, AgI हो सकता है, ठीक है। AgCl जो होता है ना बेटा वो व्हाइट कलर का होता है, AgBr जो होता है ना वो पेल येलो कलर का होता है, ठीक है, पेल येलो, हल्का हल्का येलोइश होता है, और जो AgI होता है ना वो डार्क येलो कलर का होता है बेटा, ठीक है। तो इससे आप लोग ये भी पता कर सकते हो कि प्रेसिपिटेट बना है तो हैलोजन तो प्रेजेंट है, अब कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट क्या है उसके बेसिस पे आप ये भी बता सकते हो कि आपके गिवन कंपाउंड में क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है बेटा। समझ में आ रहा है आप लोग को।
अरे कुछ हाँ ना बोलो यार। यस सर। हाँ, समझ में आ रहा है। अच्छा मान लो कि मैंने आप लोगों को अमोनियम क्लोराइड दिया है और मैं बोलूं कि चेक करके बता तो उसमें क्लोरीन है कि नहीं है, या ऐसा मैं बोलूं हेलोजन है या नहीं चेक कर, तो क्या करोगे, ऊपर से क्या डालोगे बेटा, AgNO3 डालोगे कि नहीं, AgNO3। है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ यार, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। ये NH4Cl, ये मैंने आपको कंपाउंड दिया है, तो क्लोरीन का चेक करना है आपको, तो सबसे पहले तो ये होगा कि हेलोजन का चेक करना पड़ेगा। तो इसमें आप लोग क्या डाल दिए, AgNO3, ठीक है। और इससे बेटा क्या बन गया होगा, AgCl। AgCl। अब प्रेसिपिटेट का बनना ये कंफर्म करता है कि हेलोजन है, और प्रेसिपिटेट का व्हाइट कलर का बनना ये कंफर्म करता है कि वो क्लोरीन है। प्रेसिपिटेट हाँ सर। अगर पेल येलो कलर का होता तो क्लोरीन नहीं होता बेटा, यहाँ पे ब्रोमीन होता। ब्रोमीन होता। और प्रेसिपिटेट अगर डार्क येलो कलर का बनता तो बेटा ब्रोमीन नहीं होता, फिर आयोडीन होता ना, और क्या है इसमें, समझ में आ गया। यस सर। हाँ। हाँ सर, आ गया समझ। अब हम लोग ये कहना चाह रहे हैं बेटा कि AgNO3 को Ki में ऐड किया ना, तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, Ag और I कंबाइन होकर AgI बना देंगे, KNO3 इसमें से निकल जाने वाला है, ये तो आपको कंफर्म हो गया, ठीक है। अब है ना, सॉल्यूशन के अंदर ही AgI के ऊपर किसी एक का प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन होने वाला है, किसी एक आयन का। अब हर बार अपने को यही पहचानने आना चाहिए कि कौन से आयन का प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन होने वाला है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर मैंने AgNO3 को Ki में ऐड किया है, तो दोनों में से आपके हिसाब से किसका अमाउंट ज्यादा होगा बेटा, KI। सर KI का। अमाउंट ज्यादा होगा बेटा। क्यों, अगर मैंने नमक को पानी में मिलाया है, तो पानी मैंने एक जग भर के लिया होगा, नमक ऊपर से डाला होगा। हाँ ऐसे सर। ही तो ना, लॉजिक तो यही कहता है। तो AgNO3 को तो मैंने ऐड किया है, तो ऊपर से थोड़ा सा डाला होगा। जो सॉल्यूशन होगा बेटा वो किसका होगा, Ki का। और Ki के पास अब दो आयन है बेटा, एक है K प्लस और एक है I माइनस। I माइनस। अब AgI में से जो कॉमन आयन है वो कौन सा है बेटा, AgI और KI। I माइनस। I माइनस। I माइनस हमेशा याद रखना, I माइनस का एडजॉर्प्शन होगा, ठीक है। बोलो, आपको समझ में आया बेटा, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। हाँ सर। हाँ। अच्छा, अब ये ना स्क्रीन के ऊपर ही दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, चलो बोलो। अरे यार ये इसमें, एक मिनट, हाँ बोलो। KI को ऐड करना है AgNO3 में, अब उल्टा कर दिया हमने, KI को ये बार ऐड करना है AgNO3 में। अच्छा, बनेगा तो अभी भी क्या, Ag और I। हाँ, KI और AgNO3 की रिएक्शन से बेटा बनने वाला तो AgI ही है। अब आप सोचो कि इसके ऊपर एडजॉर्प्शन प्रेफरेंशियली आपको किसका करवाना है। सबसे पहली बात तो KI को ऐड किया है और AgNO3 में ऐड किया है, तो ज्यादा क्वांटिटी किसकी हुई, सर AgNO3 ज्यादा है AgNO3 की। अच्छा, AgNO3 के अंदर कौन से दो आयंस प्रेजेंट है, Ag प्लस और NO3 और NO3 माइनस। ये आयन और ये आयन में इसके अंदर में से कॉमन कौन सा है, सर Ag। तो Ag प्लस का एडजॉर्प्शन होगा बेटा। आपको समझ में आया। हाँ सर। हाँ ये सर। दोनों को ऐड कर दिया बेटा, KNO3 माइनस कर दिया, AgI के ऊपर Ag प्लस का एडजॉर्प्शन किया। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एडजॉर्प्शन I माइनस का हो गया, तो ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो कौन से चार्ज का हुआ, नेगेटिव। और अगर Ag प्लस का एडजॉर्प्शन हुआ तो अब वो कौन से चार्ज का हो गया बेटा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब चार्जेस होते हैं कोलोइड्स के अंदर, और चार्जेस होने भी चाहिए कोलोइड्स के अंदर। ये मैंने आपको 2-3 बार समझा दिया है कि चार्ज क्यों होने चाहिए। अगर एक कोलोइडल पार्टिकल है उसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरा कोलोइडल पार्टिकल उसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी बेटा, रिपल्शन। और अगर रिपल्शन होगी तो अट्रैक्शन नहीं होगी। अगर अट्रैक्शन हो जाती तो ये बड़ा बन जाता कंबाइन होके,
तो इसकी साइज जो बन जाती वो 10 की पावर 3 नैनोमीटर से भी बड़ी हो जाती। तब तो कौन सा स्टेट एग्जिस्ट करने लगता फिर? सस्पेंशन, जो कि हम नहीं चाहते, है ना। तो कोलॉइड के हाँ, सर। सरफेस के ऊपर का चार्ज ये हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत है। ठीक है, आपको समझ में आया थोड़ा थोड़ा? ठीक है, तो ये दो चीजें थी, AgNO3 को Ki में मिलाए या Ki को AgNO3 में मिलाए। तो प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन कौन से आयन का होता है ये मैंने आपको समझा दिया बेटा, दो एग्जांपल, दूसरा तो आपने बताया मेरे को। ठीक है, अच्छा अब ऐसा बोला है ओके सर। Cl3 और पानी को ऐड किया है हमने, ठीक है, FeCl3 और पानी को ऐड किया है। ठीक है, अब ये बार ऐसा आपको बोला ही नहीं है कि FeCl3 को पानी में मिलाया है या पानी को FeCl3 में मिलाया है ना, दिस कंडीशन इज नॉट गिवन टू यू। ऐसा बोला है कि लेट अस कंबाइन FeCl3 और H2O। अच्छा, अब इतना तो पता चल गया होगा आपको, हम लोगों ने ये केमिकल मेथड में प्रिपरेशन ऑफ सोल में पढ़ा भी है बेटा कि FeOH थ्राइस तो बनने वाला है। अरे बनेगा ना, हाँ सर। ये HOH हो जाएगा, ये H और ये Cl HCl के फॉर्म में निकल जाएंगे और FeOH थ्राइस बनेगा, ये तो हमने पढ़ा है बेटा। ठीक है, अच्छा FeOH हाँ सर, थ्राइस, 3H। ठीक है। अब इसके ऊपर एडजॉर्प्शन किसका होगा ये अपने को समझना है। मुझे बताओ कि आपके हाँ, हिसाब से जो H2O है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक? वीक सर। यार सर वीक। वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, सर। वीक। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट Weak। होता बेटा तो हम लोग इसको पी पाते क्या? इसके अंदर H+ आयन हाँ, इतने वही सारे सर। जनरेट हो जाते हैं, तो एसिड थोड़ी पी पाते हैं हम लोग, नहीं सर, ठीक है ना। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा वीक है, इसका मतलब इसका जो आयोनाइजेशन करने का पावर है H+ और OH- में वो बहुत कम हुआ। और इनफैक्ट तो हम लोगों को पता भी है, हाँ सर। हाँ सर। वाटर इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास है ना 1 करोड़ लीटर अगर मेरे पास H2O होता है ना, उसके अंदर सिर्फ 1 लीटर आयोनाइज होता है। तो आप लोग को पता है कि 1/10⁻⁷ मैंने लिखा था और वहां पे 10⁻⁻7 कॉन्सेंट्रेशन लिखा था। ऐसे OH- का भी 10⁻⁻7 लिखा था, 10⁻⁷, 10⁻⁷, 10⁻14 हुआ था, और उसी को आप लोगों ने आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोला था बेटा। याद है ये सब चीजें? यस सर। याद नहीं भी है तो आप मान के चलो कि H2O वीक है भाई। ठीक है, OH- आयन जो है ना वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में है क्योंकि एक H2O वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा FeCl3 कैसा है? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। H+3 ही आके एब्जॉर्ब हो पाएगा क्योंकि उसकी ही क्वांटिटी ज्यादा है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर Fe+3 का एड्सॉर्प्शन इसके अंदर होगा, और ये सोल कौन से चार्ज का बनेगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज का बनेगा। तो कभी कभी आप लोग को ऐसे भी पहचानना पड़ता है कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन से आयन ज्यादा होंगे और कर लेंगे हम लोग। हाँ बेटा, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर क्या किया बेटा पता है? ये वाले 4th ओके एग्जाम्पल में FeCl3 और H2O को मिलाया तो है, FeOH थ्राइस का फॉर्मेशन भी हो गया, ठीक है, लेकिन अब कंटेनर में हमने ऊपर से क्या डाला है बेटा? NaOH। ठीक है, अब अगर हम लोगों ने ऊपर NaOH डाला है बेटा, और NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये सबको पता है बेटा, है ना। तो अब इसके पास क्या क्या हो जाएंगे? Na+ और OH-, Na+ और OH-। Na+ और OH- में इस सोल के अंदर का कॉमन कौन सा है? OH-। तो यहाँ पर OH- आके एडजॉर्ब हो जाएगा, तो अब ये कौन से चार्ज का बन जाएगा बेटा? हाँ सर। ठीक है, समझ में आ गया आपको? नेगेटिव चार्ज। है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चाहिए चारों एग्जाम्पल समझ में आया आपको? ये पहला वाला ही पूछा है हाँ सर। बोर्ड में, आप लोगों से पूछ लेते हैं ये वाले क्वेश्चन कि बताओ कि ये जो सोल है वो कौन से चार्ज की होगी। ठीक है, तो आप लोग को बताना रहेगा कि AgNO3 को ऐड किया है Ki में, Ki को ऐड किया है AgNO3 में, FeCl3 और पानी को मिक्स किया है, लेकिन OH- बहुत कम क्वांटिटी में है तो Fe+3 एड्सॉर्ब होगा, और अगर ऊपर से भर भर के हमने NaOH डाल दिया तो OH- का एड्सॉर्प्शन हो जाएगा बेटा इसके ऊपर। ठीक है, इस तरह से आप कोलॉइड्स के चार्ज को डिसाइड करते हो। ठीक है, अच्छा अब अगर मेरे पास ये सोल बन के रेडी है, कौन सी वाली? AgI, और उसके सरफेस के ऊपर मान लो कि I- है। ये कहाँ बनाया बेटा? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने AgI और I-, देखो यहाँ पे बनाया, पता चला ना? ये फर्स्ट एग्जांपल हाँ सर। प्रिपरेशन किया है, ठीक है, AgI और I-। अब मुझे बताओ कि KNO3 बेटा, ये जो KNO3 है ना,
ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है कि नहीं है, हाँ सर। है ना। तो KNO3 खुद जाके डिसोसिएट होता है K+ और NO3 माइनस में, हाँ सर। है ना। अच्छा, अब ये सोल को आप ध्यान से देखो तो इसके सरफेस पे कौन सा चार्ज है, I नेगेटिव। माइनस। तो चांसेस तो है कि कोई नेगेटिव चार्ज किसी पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचे, हाँ सर, ये तो चार्ज है, K+। सर, yes, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते ही है। तो ये तो सोल बन गया अपना, और उसके चारों तरफ काउंटर आयंस आ गए किसके, K+ के, क्योंकि नेगेटिव आए। चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, ठीक है। तो AgI हाँ सर, पर ये I- का बेटा क्या हो गया है, एडजॉर्प्शन, ठीक है। AgI के ऊपर I- का एडजॉर्प्शन हुआ है, और ये जो I- की लेयर बनी है ना, वो इसके ऊपर बेटा क्या हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है। और काउंटर आयन के फॉर्म में इसके चारों तरफ बेटा क्या दिखने लगेंगे अपने को, K+ आयन दिखने लगेंगे। लेकिन ये जो K+ है ना, वो सॉल्यूशन में है, वो मूवेबल है बेटा, मूव कर सकते हैं, वो फिक्स लेयर नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, अब देखो पहले आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा। देखो यहाँ पर देखो, AgI के ऊपर I- का एडजॉर्प्शन होना, इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स लेयर। ये जो K+ है ना बेटा, वो मोबाइल लेयर है, वो तो सॉल्यूशन के K+ आयन आके अटैच हो रहे थे, ये आना जाना कर सकते हैं, मोबाइल लेयर है, इसको हम लोग डिफ्यूज्ड लेयर भी बोलते हैं। एक होता है फिक्स्ड लेयर, एक होता है डिफ्यूज्ड लेयर, ठीक है। अच्छा, अब क्या बन गया, एक लेयर नेगेटिव चार्ज का, दूसरा लेयर पॉजिटिव चार्ज का। तो अब लेयर कैसे बन गए, डबल, और चार्ज है तो इलेक्ट्रिक, और हेल्मोंड साइंटिस्ट का नाम है, इसको बोलते हैं हेल्मोंड्स इलेक्ट्रिक डबल लेयर। बोलो भाई, मैं समझा पा रहा हूँ, थोड़ा सा हाँ सर। याद करना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा, हाँ लेकिन सर। ठीक है, जितना मैं सिंपलीफाई कर पा रहा हूँ उतना सिंपलीफाई कर पा रहा हूँ, बाकी आपको याद करना पड़ेगा बेटा। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। AgI है, ये हाँ अपना सर, कोलॉइड है, I- उसके ऊपर आके एडजॉर्ब हो गया बेटा, ठीक है, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन से फिक्स लेयर बना दिया उसने। लेकिन सॉल्यूशन में K+ आयन भी तो खुले घूम रहे हैं, काउंटर आयन के फॉर्म में आके अटैच हो सकते हैं उससे, आना जाना कर सकते हाँ हैं, सर। मोबाइल लेयर हो गया। ऐसे लेयर को हाँ सर, डिफ्यूज लेयर कहते हैं। अब डिफ्यूज्ड लेयर है, लेकिन स्थिति देखो ना, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, तो लेयर तो बन गया लेकिन डबल, इलेक्ट्रिक के लेयर हैं, और हेल्मोंड साइंटिस्ट का नाम है, हेल्मोंड इलेक्ट्रिक डबल लेयर इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि दिस लेयर अट्रैक्ट्स काउंटर आयन, जो मैंने K+ आयन की बात करी, वो तो क्या बना देंगे बेटा, टू फॉर्म सेकंड लेयर बना देंगे। ऐसे डबल लेयर को हम लोग हेल्मोंड्स इलेक्ट्रिक डबल लेयर कहते हैं, ये भी मैंने आपको सिखा दिया। मैंने आपको ये भी बता दिया बेटा कि जो पहला आउट ऑफ द टू लेयर, दो लेयर में से जो पहला लेयर होता है बेटा वो फिक्स होता है, दूसरा जो लेयर होता है वो मोबाइल होता है, और ऐसे मोबाइल लेयर को हम लोग डिफ्यूज लेयर भी बोलते हैं बेटा। जो मैंने आपको समझाया है ना, वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, कोई अलग चीज नहीं लिखी है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब जब पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालेंगे, एक नेगेटिव चार्ज का था एक पॉजिटिव चार्ज का था, पोटेंशियल डिफरेंस जो दो लेयर्स के बीच में होती है, ठीक है, उनको हम जीटा पोटेंशियल के नाम से बुलाएंगे, ठीक है। या इसका एक और नाम होता है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल, या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। बोलो, बात आई समझ में बेटा, कुछ दिक्कत है? ये नाम तो आपको नो याद करना सर। पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़े, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग। अभी यार मेरी आवाज मेरे को वापस सुनाई दे रही है यार, किसी ने अगर सर हेडफोन ये नहीं लगाया है। मुर्तुजा, हाँ सर, किसी का माइक ऑन होगा। मुर्तुजा अपना माइक बंद कर दे। मेरे पास अब नहीं हो ईयरफोन रही। नहीं है लगाया ना बेटा, वो बंद कर दो, है ना। सर, मेरे पास बट ईयरफोन है। तेरा ही माइक खुला है। चलो, अभी सिक्स्थ प्रॉपर्टी पढ़ने की बारी आई। इसे कहते हैं, बहुत बार बोर्ड का क्वेश्चन बन चुका है ये अब तक,
इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी तो मैं ये पूरा पढ़ा देता हूँ, उसके बाद में हम लोग रिवाइज भी करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, एक बार वापस रिवाइज करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने आप लोगों को बताया कि ये चैप्टर पूरा का पूरा थियोरेटिकल है। एक बार अच्छे से समझ के याद हो गया ना, फिर उसके बाद में पूरा साल इसके ये चैप्टर के लिए झंझट कभी भी नहीं होगी बेटा, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या बोल रहा हूँ कि एक यू शेप की हमने ट्यूब ली हुई है बेटा, एक यू शेप की ट्यूब है हमारे पास। इस ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन भर के रखा है हमने, ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन भरा है बेटा। ये सॉल्यूशन है ना, वो कोई और सॉल्यूशन नहीं है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, वही है बेटा कोलोइडल सॉल्यूशन। इसको भरने के लिए ये वाली एक ट्यूब लगाई है बेटा, इसको रिजर्वॉयर भी बोलते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन को भरते हैं अपना। दोनों एंड को अच्छे से हम लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने एक वायर प्लेस करी है, जिसको मैंने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। एक पीस यहाँ पर मैंने मेटल का लगाया हुआ है बेटा, और यहाँ पर भी एक मेटल का पीस है, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया बेटा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, एक नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो मैंने आपको समझाई, इससे आपको एक ही बात समझ में आई कि जो कोलॉइड होते हैं उनके सरफेस पे या तो पॉजिटिव चार्ज होता है, या तो उनके सरफेस पे बेटा नेगेटिव चार्ज होता है। ये आपको समझ में है। अच्छा चार्ज है ना, अगर चार्ज है तो वो दूसरे चार्ज के रिस्पेक्ट में मूवमेंट तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा बेटा। अब मान लो कि इस कोलोइडल सॉल्यूशन का जो चार्ज है वो, मैं ऐसा बोल रहा हूं, मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसका मतलब, तो जो ट्यूब के अंदर एरोज बताई गई है, देखो ये एरोज बनाई गई है इसके अंदर, ये एरोज सही बनाई है बेटा इन्होंने। कोलोइडल सॉल्यूशन अगर पॉजिटिव चार्ज यस है सर। तो वो कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेगा, जो नेगेटिव चार्ज की होगी बेटा। नेगेटिव। इसका मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन इस तरफ, इस यहां से मूव हाँ करेगा, सर। ठीक है। अब है ना ये वाले पार्ट को थोड़ा सा मैं मैग्नीफाई करके बताता हूँ। ये है वो पीस मेटल का जो हमने लगाया था उसके अंदर। अब एक जो मूव करके आ रहा है ना, ये कौन सा कोलॉइड है बेटा, पॉजिटिव कोलॉइड है। अब पॉजिटिव कोलॉइड अपने सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आके अटैच हो गया इससे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज का था। अच्छा जैसे नेगेटिव चार्ज से एक पॉजिटिव चार्ज टकराएगा तो चार्जेस तो खत्म होंगे ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा बेटा। अब इसके सरफेस का जो पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, वो अब यहां पर आने के बाद में खत्म हो गया। ऐसा दूसरा भी आया, उसका भी चार्ज खत्म हो गया। ऐसा तीसरा भी आया, उसका भी चार्ज खत्म हो गया। ऐसा एक और आया, उसका भी चार्ज खत्म। ऐसा एक और आया, आते गए आते गए आते गए आते गए आते गए, ऐसे बहुत सारे आके चार्जेस खत्म कर रहे हैं एक अपना। देखो चार्जेस का खत्म होना, हाँ सर। इसका मतलब कोलोइडल स्टेट का खत्म होना, यही तो बात हुई। अगर ये पॉजिटिव चार्ज का था और ये पॉजिटिव चार्ज का था, तो इनके बीच में मैंने समझाया ना रिपल्शन था। और अगर इन दोनों के बीच में रिपल्शन था तो इनकी साइज एग्जिस्ट कर रही थी 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में। लेकिन अब क्या हुआ, ये रॉड पे आने के बाद में चार्जेस खत्म, चार्जेस खत्म तो अट्रैक्शन शुरू, अट्रैक्शन शुरू तो कॉम्बिनेशन शुरू, कॉम्बिनेशन शुरू तो अब साइज बढ़ जाएगी बेटा 10⁻³ से भी ज्यादा। मतलब अब कौन सा स्टेट आ गया, सस्पेंशन। समझ में आ गया आप लोग को। तो ये रॉड के ऊपर आके ये सॉलिड सस्पेंशन का बनना, ये हम लोगों को ये बताता है कि जो कोलॉइड्स है ना उनके ऊपर चार्ज होते हैं। ये एक प्रैक्टिकल प्रूफ कह सकते हैं इसको, कि ये प्रैक्टिकली प्रूफ कर दिया हमने कि कोलॉइड्स के ऊपर चार्ज होते हैं। थियोरेटिकली तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर ही दिया था, लेकिन प्रैक्टिकली भी हमने प्रूफ कर दिया कि कोलॉइड के सरफेस के ऊपर बेटा चार्ज तो होते हैं, ठीक है। अच्छा Yes. अब आप लोग देखो क्या लिखा है, पहला पॉइंट, द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। कोलॉइडल पार्टिकल का मूवमेंट कब, अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। बराबर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने अप्लाई किया, मेरा जो कोलॉइडल पार्टिकल है वो मूवमेंट शो करने लगा, इसी को मैं इलेक्ट्रोफोरेसिस कहता हूं। आगे रीड करें क्या लिखा है, पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल होगा ना वो कैथोड की तरफ मूव करेगा, पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने पढ़ लिया इसके ऊपर। नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल जो है वो एनोड की तरफ मूव करेगा,
एनोड क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की होती है, कैथोड क्योंकि नेगेटिव चार्ज की होती है। बेटा आप लोग को पता चल चुका है अब। अच्छा, इस फिनोमिना को एक और नाम से बुलाते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफोरेसिस तो बोलते ही बोलते हैं, लेकिन इसको एक और नाम से बुलाते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। अच्छा, एक कमिंग बैक टू दैट डायग्राम, क्या हम लोगों ने इसके अंदर ऐसा देखा कि जो कोलॉइड था, मतलब जो पहले से कोलॉइड है, जब इसको मैंने इस ट्यूब के अंदर भरा तो ये रॉड पे आने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया? सस्पेंशन में। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। तो कहाँ कह रहे हैं कि मतलब हाँ सर। मन नहीं आज पढ़ने का आप लोगों को? कोलॉइड का कन्वर्जन हो गया बेटा सस्पेंशन में ही, तो देखा हमने, और क्या देखा? पहले हम लोग बोलेंगे कि Yes, sir. पार्टिकल के ऊपर हाँ, चार्ज सर। थे, अब चार्ज खत्म हो गया, अट्रैक्शन शुरू हो गया, साइज बढ़ गई, सस्पेंशन में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, ये जो कोलॉइड का सस्पेंशन में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस का नाम हमने पहले देखा हुआ था लेकिन मतलब नहीं सीखा था। इसको हमने बोला था बेटा कोएग्यूलेशन। कहां पर पढ़ा है बेटा ये वर्ड? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है कि Difference between, हाँ सर, difference between, हाँ सर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था कि सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था? हाँ हाँ सर, यही चैप्टर में पढ़ा था। यही चैप्टर में पढ़ा था। अच्छा अच्छा, हाँ, कहाँ पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस किसके किसके? Point of difference is between true solution, colloids and suspension में। इसमें colloid में last point था सर। उसमें पढ़ा ही नहीं है यार ये। कहाँ तो मतलब वो पहले पे चली गई, ट्रू सॉल्यूशन और वो कोलॉइड और सस्पेंशन कहाँ पर पढ़ा है बोलो? ये पॉइंट को मैंने बताया था कि इस लड़की ने रेड में लिखा था, आप लोग भी रेड में लिखना। और मैंने आप लोग को वहां पे ये बताया था कि ये पॉइंट छोड़ सर लायोफिलिक और लायोफोबिक में आपने पढ़े थे, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पे कोएगुलेशन होता है। हाँ, लायोफोबिक के अंदर लिखा था हम लोगों ने अंडरगो कोएगुलेशन ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और लायोफिलिक के अंदर लिखा था देयर इज नो सच इफेक्ट ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, यस। ये हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पर पढ़ा था हमने। कोएगुलेशन का मतलब आप लोग को अभी समझ में आया कि जो कोलॉइडल स्टेट होता है उसमें पार्टिकल की साइज धीरे धीरे बढ़ के एक ऐसा टाइम आ जाए जब पार्टिकल की साइज 10⁻³ नैनोमीटर से भी बड़ी हो जाए और वो सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाए, और वो सस्पेंशन में कोलॉइड का कन्वर्जन को ही हम लोग बोलते हैं कोएगुलेशन। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रोलाइट के ऐड करने से कैसे हुआ था वो भी हम लोग समझेंगे, लेकिन आगे समझते हैं अभी। ठीक है, अच्छा, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो ये ट्यूब थी, ये एक ऐसे डिवाइस है जिसमें हम कोलॉइड को सस्पेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन पढ़ो। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, ये वही है, कोलॉइड का कन्वर्जन सस्पेंशन में ही बोलते हैं इसको, इसको अलग तरह से लिखा है एनसीईआरटी में। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। पहले हमारे पास ये डब्बा था, इसके अंदर कोलॉइड भरा हुआ था, तो इसके अंदर के पार्टिकल रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे थे, इसी को हम लोगों ने ब्राउनियन मोशन बोला है। और हमने बोला था कि अगर ये जब तक कोलॉइड है तब तक वो बेस पे सेटल होने वाला नहीं है। कोलॉइड की प्रॉपर्टी होती है कि उसके ऊपर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता है, वो हमेशा ब्राउनियन मोशन परफॉर्म करते रहता है और कभी भी बेस पे जाके सेटल होने वाला नहीं है। लेकिन अगर वो सस्पेंशन में बदल जाए, सस्पेंशन बन जाए मतलब पार्टिकल की साइज बड़ी हो जाए, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब नीचे जाके क्या हो जाएगा बेटा, वो सेटल हो जाएगा। तो यही तो लिखा है, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इज नोन एज कोएगुलेशन। कोएगुलेशन का ही दूसरा नाम क्या होना चाहिए बेटा? प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट का बनना, या तो फिर उसको एक और नाम से बुलाते हैं बेटा, ये भी आप लोग याद रखो, इसको फ्लोक्यूलेशन भी बुलाते हैं बेटा, फ्लोक्यूलेशन। 3 नाम है बेटा, कोएगुलेशन या फिर प्रेसिपिटेशन या फिर फ्लोक्यूलेशन। 100 बात की एक बात यह है कि कोलॉइड का सस्पेंशन में बदल जाना कोएगुलेशन होता है। लिखने के लिए हम लोग ऐसा लिखते हैं प्यार से कि द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इज नोन एज कोएगुलेशन। ठीक है, अच्छा, कोएगुलेशन को करवाने के कई एक तरीके हैं, जिसमें से 2 तरीके तो आपको पता है। पहला तरीका ये था इलेक्ट्रोफोरेसिस,
अभी मैंने आपको बताया कि कोलॉइड को सस्पेंशन में कन्वर्ट करना है तो सबसे बेहतरीन मेथड आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा लो उसका। दूसरा मैंने आपको समझाया नहीं है लेकिन हम लोगों ने पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइट के एडिशन से कोएगुलेशन होता है ना, वहां पे लिखा था ना लायोफोबिक सोल के जब पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस पढ़ रहे थे हम लोग, तो लायोफोबिक के अंदर हमने लिखा था कि अंडरगो कोएगुलेशन ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के एडिशन से जो कोएगुलेशन होता है, मतलब कोएगुलेशन करवाने का तरीका तो हुआ ना बेटा वो। तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है कोएगुलेशन करवाने का, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको मैंने डिटेल में आपको डायग्राम के साथ में समझा दिया बेटा। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, एडिशन, अरे सुन रहे हो कि नहीं सब लोग? हाँ सर सुन रहे हैं। Yes, हाँ sir. ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा अभी इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन क्या समझ में आता है बेटा आपको? देखो बहुत इजी है, इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज। अब कौन सा स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है इस टाइम पे? कोलॉइड, ये कोलॉइड है। सरफेस के ऊपर जब तक चार्ज रहेगा तब तक इनके बीच में रिपल्शन रहेगा और तब तक इनकी साइज बड़ी नहीं होगी, और जब तक इनकी साइज बड़ी नहीं है तब तक इनकी साइज 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में है, और तब तक हम लोग कहेंगे कि ये कोलॉइडल फॉर्म में है। मान लो कि मैंने ऊपर से डाल दिया एक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया मैंने। अब इलेक्ट्रोलाइट के पास पॉजिटिव चार्ज की स्पीशीज भी होती है और नेगेटिव चार्ज की स्पीशीज भी होती है। मान लो कि मैं NaCl की बात कर रहा हूं तो उसके पास Na+ भी है और Cl- भी है। अच्छा अगर उसके पास चार्ज है, नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये नेगेटिव चार्ज जब इसके अंदर जाएगा तो ये क्या काम करेगा, इस सर पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। न्यूट्रलाइज करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज ही था जिसके वजह से ये कोलोइडल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे थे। जैसे चार्ज खत्म तो क्या शुरू, अट्रैक्शन शुरू, अट्रैक्शन शुरू तो क्या बन गया, साइज बड़ी हो गई, साइज बड़ी हो गई तो उसी को हम लोग कहते हैं बेटा सस्पेंशन, और सस्पेंशन बनने के प्रोसेस को ही तो कोएगुलेशन बोलते हैं। समझ में आ गया? तो आप लोग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने से भी आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, कोएगुलेशन करवा सकते हो। और एक फिजिकल मेथड, नॉर्मल जो फिजिकल मेथड होता है बेटा, वो बॉइलिंग का भी, बॉइल करके भी आप चार्ज को डिस्पर्स करवा के, चार्ज को खत्म करके आप कोएगुलेशन करवा सकते हो। इसका एक एग्जांपल अगर आपको लेना है तो एग, सबने देखा है बेटा एग? हाँ सर। हाँ सर। ये ऐसी ऐसी साइज का नहीं होता बेटा, ठीक है ना? हाँ सर। बाई चांस बन गया है ऐसा, ठीक है। तो उसके अंदर बेटा जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है कि नहीं? ये लिक्विड है हाँ ना? सर। ऑयल टाइप का इसके अंदर लिक्विड होता है बेटा। अब जैसे आप लोग ने इसको कंटेनर में डाला, पानी भरा और इसको कर दिया बॉईल, ठीक है। हाँ सर। बॉईल करने के बाद में अगर किसी ने देखा हो तो एग का वो ऊपर का कवर निकालने के बाद आप देखोगे तो अंदर एक क्या मिलेगा आपको, व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का सॉलिड सॉलिड, सॉलिड मिलेगा बेटा, है ना। सॉलिड का मतलब क्या, साइज बड़ी हो गई है ना, साइज बड़ी हो गई है ना, इसका मतलब कंबाइन करके वो सॉलिडिफाई हो चुका है। तो हम लोग कहते हैं कि वो सॉलिड के बनने को ही तो हम लोग कोएगुलेशन कह रहे हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी वो रॉड के ऊपर जा जाके सॉलिड ही तो बन रहा था बेटा, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एक और होता है बॉइलिंग करके भी आप लोग कोएगुलेशन करवा सकते हो। या तो आप क्या कर सकते हो बेटा, दो ऑपोजिट चार्ज के सोल को ही मिला दो, ठीक है। मान लो कि इसके ऊपर ये सोल का पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे कंटेनर में सोल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। आप पूरा का पूरा सोल इसका इसमें ट्रांसफर कर दो। अब आपस में ये लोग मर मिट के नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देंगे, खत्म हो गए चार्ज, और चार्ज खत्म हो गए तो अट्रैक्शन शुरू, अट्रैक्शन शुरू तो क्या बन जाएगा बेटा, सस्पेंशन। तो ये 4 पॉइंट है बाय विच आप कोएगुलेशन करवा सकते हो। पहला है इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन, तीसरा है बेटा बॉइलिंग करके, और चौथा है ऑपोजिट चार्ज सोल्स को मिला के। आया समझ में कुछ कुछ? यस सर। अभी मैं पूछूंगा सबसे, एक एक चीज पूछता हूँ, देखो ना अभी। चलो अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जरा ध्यान समझना, है बड़ा इजी, आप लोगों को पता ही चल जाएगा बेटा। स्कूल्स हार्डी रूल इसको कहते हैं। बहुत बार मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है।
अब देखो ये रूल बताने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। मुझे बताओ कि एक कंटेनर के अंदर अगर नेगेटिव चार्ज की सोल प्रेजेंट है, मेरे पास कोएगुलेशन करवाने के लिए 3 आयन प्रेजेंट है, Al+3, Mg+2 और Na+। बताओ कि प्रेसिपिटेशन पावर सबसे ज्यादा किसका होगा? Al+3 क्यों? तो उसकी वैलेंसी जाता है। वैलेंस ज्यादा है बेटा। एक Al के ऊपर हाँ। 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो वो एक साथ में 3 कोलॉइड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ऐसा कह रहे हैं कि जितना प्रेसिपिटेशन, जितना वैलेंसी फ्लोक्यूलेटिंग आयन की, कोएगुलेटिंग करने वाले आयन की ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा उसका द ग्रेटर विल बी द प्रेसिपिटेटिंग आयन। ठीक है, जितना वैलेंसी ज्यादा होगी उतना प्रेसिपिटेटिंग पावर ज्यादा होगा बेटा, प्रेसिपिटेटिंग पावर ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप लोग हमेशा कह सकते हो कि Al+3 का प्रेसिपिटेटिंग पावर Mg2+ के कंपैरिजन में ज्यादा होगा और उसका पावर Na+ के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। ठीक है, अब ये बात तो हो गई नेगेटिव सोल की। अगर सोल पॉजिटिव चार्ज का है बेटा, मान लो सोल अगर पॉजिटिव चार्ज का है, मेरे पास पहला आयन है FeCN6 4-, दूसरा मेरे पास आयन है बेटा फॉस्फेट आयन, तीसरा आयन मेरे पास है बेटा सल्फेट आयन, और चौथा आयन है मेरे पास बेटा Cl-। अगर सोल मेरा पॉजिटिव चार्ज का है और अगर मैं आपसे पूछूं कि दिए गए 4 आयन में से आप ये बताओ कि किसका प्रेसिपिटेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगा, तो किसका होगा बेटा? सर Cl-। सर Cl-। Cl-। नहीं सर नहीं सर, सी जो आपने माइनस फर्स्ट लिखा ना कोलॉइड CN6 वाला पॉजिटिव -4। चार्ज का है, कोलॉइड पॉजिटिव चार्ज का है। अब उसको खत्म हाँ। करना है अपने को, तो चारों में से कौन सा इफेक्टिव सबसे ज्यादा लगता है आपको? सर वो वाला सबसे पहला वाला C+Cl। FeCN6 4-, दिख रही ना आपको इतना बड़ा चार्ज, 4 नेगेटिव चार्ज है हाँ उसके सर पास में। वही। इसके पास 3 है, इसके पास 2 है और इसके पास तो बेचारे के पास एक ही चार्ज है ना। ये पूरा का पूरा किसी एक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये वाला जो है 2 को कर सकता है, ये वाला जो है वो 3 को कर सकता है, लेकिन ये वाला तो बोला कि मैं ये डायरेक्टली मैं इनका एक सैनिक मरेगा तो वो 4 को मार के मरेगा बस, तो इनका पावर ज्यादा हुआ ना बेटा। समझ में आया आप लोग को, है ना? तो यहाँ Yes, कह sir. रहे हैं, जितना वैलेंस ज्यादा होगा ना फ्लोक्यूलेटिंग आयन का, ये आयंस थे कोएगुलेशन करवाने वाले, तो ये फ्लोक्यूलेटिंग आयन भी इनको कह सकते हैं। तो ग्रेटर द वैलेंस ऑफ द फ्लोक्यूलेटिंग आयन, ग्रेटर विल बी द प्रेसिपिटेटिंग, क्या लिखने का बेटा इसको, प्रेसिपिटेटिंग पावर, उतना उनका प्रेसिपिटेटिंग पावर ज्यादा होगा। ठीक है ना? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कूल्स हार्डी रूल। तो एग्जाम्पल तो मैंने दिया ही होगा वैसे, हाँ सर। तो यहाँ पे लिखा है ना, नेगेटिव सोल के लिए Al+3 का प्रेसिपिटेटिंग पावर ज्यादा होगा Mg+2 से, और उसका ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू Na+। पॉजिटिव सोल के लिए इसका सबसे ज्यादा होगा, बाद में कम, बाद में कम और बाद में सबसे कम। समझ में आ गया आप लोग को? कोई प्रॉब्लम? नो No, सर। sir. कंपैरिजन कर लोगे बेटा, है ना? आप लोग को कोई भी 4 आयन दिए हाँ रहे सर। हैं, हाँ सर। पहले देखने का सोल कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, हाँ हाँ, सोल मान लो कि सोल दिया हुआ है आपको पॉजिटिव, तो एग्जाम्पल में आपको फिर नेगेटिव चार्ज पहली बात नेगेटिव तो चार्ज ढूंढना ढूंढना है, है। हाँ सर। और नेगेटिव चार्ज में भी सबसे ज्यादा चार्ज वाला कौन सा है वो ढूंढना है, उसका प्रेसिपिटेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगा बेटा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े हम लोग बेटा। अब है ना हाँ सर। एप्लीकेशन की बात आ गई। एप्लीकेशन की थोड़ी सी बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है कोट्रल स्मोक प्रेसिपिटेटर। फैक्ट्रीज वगैरह में जो चिमनीज होती है, वो चिमनीज के अंदर इसको माउंट करा जाता है। कोट्रल स्मोक प्रेसिपिटेटर इसका नाम है। ठीक है, अब ये हाँ। क्या काम करता है, देखो बेटा, ये है इस तरीके का कुछ अपैरेटस, एक ट्यूब बनाई हुई है हम लोगों ने इस तरह से, एक इलेक्ट्रोड को प्लेस किया हुआ होता है इसके अंदर, वो वायर से कनेक्टेड है, और मान लो कि हम लोगों ने उसके ऊपर चार्ज लगा दिया बेटा, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। ठीक है, इलेक्ट्रोड था ये, इसके उसको पॉजिटिव चार्ज से मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहां से इंसर्ट होगी हमारी स्मोक, फैक्ट्री से जो स्मोक निकल रही है वो यहां से पुट करना है।
आपको सबको पता है कि जो स्मोक है वो कार्बन कंटेनिंग होती है, बहुत सारा कार्बन होता है इसके अंदर। लेकिन अगर बिना ट्रीटमेंट के ये कार्बन वाली स्मोक को मैं यहां से निकाल दूं और एटमॉस्फेयर में भेज दूं, तो बहुत सारा ग्लोबल वार्मिंग होने वाला है। और जब एसएमसी वालों की चेकिंग आएगी तो वो लोग लगा देंगे मेरी फैक्ट्री को सील, क्योंकि मैं जो एयर प्रोड्यूस कर रहा हूं उसके अंदर कार्बन का कंटेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो पोल्यूशन के लिए मैं बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हूं, इसलिए मेरी फैक्ट्री बंद कर दी गई। तो मैंने क्या सोचा कि मैं थोड़ा सा कुछ ट्रीटमेंट करूं। ये रॉड को मैंने बना दिया मान लो कि पॉजिटिव चार्ज का, तो पूरे रॉड के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज है। अब आप लोग को हाँ पता सर। है कि एक कोलॉइड है, और कोलॉइड के इस कार्बन पे मान लो कि कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब जब तक ये नेगेटिव चार्ज का रहेगा बेटा, कोलॉइडल स्टेट में रहेगा। कोलॉइडल स्टेट में रहेगा तो ग्रेविटी का इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, ये आराम से उड़ता रहेगा बेटा। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रोड से टकराता है ये नेगेटिव चार्ज का कार्बन, तो इसका चार्ज खत्म कर देगा वो। एक बार कार्बन के ऊपर चार्ज खत्म, दूसरे कार्बन के ऊपर भी चार्ज खत्म, तीसरे कार्बन के ऊपर भी चार्ज खत्म, ऐसा खत्म हो गया तो इसका मतलब अब उनका बीच में कॉम्बिनेशन शुरू हो गया। और जब कॉम्बिनेशन शुरू हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा किसमें, सस्पेंशन में। अब सस्पेंशन जमा हो रहा है पूरा यहाँ पे, जब बहुत ज्यादा जमा हो जाएगा तब वो नीचे गिरने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से तो स्मोक विथ कार्बन आ रही है, कार्बन इसी के ऊपर चिपक जा रहा है, और यहां से स्मोक फ्री फ्रॉम कार्बन निकल रही है। हाँ सर। समझ में आया बेटा? जो यस सर। ड्रेनेज सिस्टम होता है ना बेटा, फैक्ट्री का जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसमें भी ये लोग इलेक्ट्रोड्स को माउंट करते हैं, क्योंकि जो भी इम्प्योरिटी है बेटा कोलॉइडल स्टेट में है, तो हम नहीं चाहते कि ये कोलॉइडल स्टेट में रहे, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाए। और हर बार आप लोग को पता होगा बेटा कि हर 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर ये चिमनीज को साफ करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर ब्लैक कलर का कार्बन बहुत ज्यादा जमा हो जाता है। और बाकायदा ये चिमनीज को साफ करने के लिए लोग भी होते हैं, मतलब एजेंसीज वगैरह होती हैं। ठीक है, तो वो साफ तो इसीलिए करना पड़ रहा है ना, क्योंकि हम लोग कार्बन को इसके अंदर ही रहने दे रहे हैं और खाली फ्री फ्रॉम कार्बन वाली स्मोक को बाहर भेज रहे हैं। तो जो कार्बन है इसके अंदर जो जमा हो रहा है उसको साफ तो करना पड़ेगा ना बेटा। ठीक है, यस तो सर। सीवेज सिस्टम के अंदर, कोटरल स्मोक प्रेसिपिटेटर के अंदर ये कोएगुलेशन वाला जो कंसेप्ट है ना, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज होता है बेटा। ठीक है, आपको समझ में आया? हाँ सर। यस सर। ये हो गया क्या था, कोटरल स्मोक प्रेसिपिटेटर। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप लोग पढ़ लेंगे ना ये। देखो, हाँ सर, ये पढ़ लेंगे। कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ कार्बन smoke before it comes out from the chimney, it passes through the chamber containing oppositely charged plate, and the precipitation of smoke particles takes place and it gets settled down on the floor. ठीक है, the precipitator Yes, is sir. called as total smoke precipitator बेटा ना। इसको इसने लिख के दिया है, वैसे मैंने लिखवाया नहीं होगा, इन्होंने खुद से लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े। और लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का है वो है इमल्शन। आप लोग को जब मैंने कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन बताया था ना बेटा, कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड में हम लोगों ने पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम पढ़ा था। और उसके अंदर जब लिक्विड इन लिक्विड टाइप के कोलॉइड की बात करी थी, तो वहां पर साइड में लिखा था इमल्शन, याद है बेटा? इमल्शन लिखा था ना यस बेटा, एल हाँ एल सर। लिखा था जहां पे, वहां पे लिखा था इमल्शन। हाँ एस सर। इन एल को SOL लिखा था, सोल लिखा था, और एल इन एल को हम लोगों ने फिर Emulsion. इमल्शन लिखा था। तो इमल्शन क्या होता है बेटा? इमल्शन कोलॉइड का एक टाइप है जिसमें डीपी और डीएम, मतलब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, दोनों बोथ कौन से फेज में होते हैं बेटा? लिक्विड फेज में होते हैं ना बेटा। समझ में आ गया? हाँ सर। कितने टाइप के फेज में इमल्शन होते हैं? 2 टाइप के इमल्शन होते हैं। एक होता है बेटा ऑयल इन वाटर, और दूसरा होता है वाटर इन ऑयल। ऐसा टाइप का क्वेश्चन एक बार पूछा है बोर्ड में, व्हाट आर इमल्शंस, एक्सप्लेन देयर टाइप्स विद एग्जांपल। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। ठीक है, तो इमल्शन 2 टाइप के होते हैं, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। क्या डिफरेंस होगा? ऑयल इन वाटर मतलब वाटर आपका हो गया बेटा डीएम, और ऑयल को ऊपर से मिला रहे हो बेटा तो वो डीपी हो गया। वाटर इन ऑयल का मतलब क्या होता होगा?
ऑयल जो बेटा है वो आपका डीएम होता होगा, और वाटर जो होता होगा बेटा वो डीपी होता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन दिस टाइप ऑयल डीपी है, वाटर डीएम है। और मैंने आपको बताया ना डीपी और डीएम, इन लोगों को भी मैंने गधों को बोला था कि आप लोग को डीपी और डीएम नहीं लिखना है, लेकिन इन्होंने ऐसे लिखा है डीपी डीएम। तो डीपी और डीएम तो ये मैंने बनाया है, आपको पूरा का पूरा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम लिखना है बेटा। ठीक है, अच्छा वाटर इन ऑयल में क्या लिखा है, इन दिस टाइप जो डीपी है वो पानी होगा और डीएम जो है वो ऑयल होगा। ठीक है, अब आप लोग को एग्जाम्पल याद करना है। ऑयल इन वाटर, ऑयल एक तरह से लिक्विड फैट को बोला जाता है ना, और उसको मिलाया हाँ है हम सर। लोगों ने पानी में। तो क्या मैंने आपको बोला था कि जो मिल्क होता है बेटा वो और कुछ नहीं है, वो लिक्विड फैट ही तो होता है पानी में। कभी आपने देखा होगा कि आपका दूध फट गया, इसका मतलब पूरी रात आपने बाहर रख दिया, गलती से फ्रिज में रखना भूल गया, दूध फट गया। तो आपने देखा होगा कभी कभी कि ना नीचे जो है वो एक थिक लेयर बन जाती है और ऊपर पूरा दूध के ऊपर पानी पानी आ जाता है बेटा। नहीं पढ़ा है, देखा आपने कभी जिंदगी में? यस सर। हाँ हाँ दूध सर, देखा है सर, दूध वो नहीं white कलर बनाते हैं की तो होती फटता ही है। है ना, दूध को देखा होगा आप लोगों ने, व्हाइट हाँ कलर सर। सर उसका हलवा भी बनता है। हाँ ये आलू हाँ, होगी है ना। हाँ हाँ ये सर, बेटा है ना, दूध फट जाने के बाद में जो पानी है उसका उसका हलवा बनता है। वो जो लिक्विड फैट होता है ना, हाँ, उसमें वो शक्कर पूछता डाल के उसको गर्म करते हैं ना, तो उसके बाद में उसको मावा बोल के हम लोग खा लेते हैं। ठीक है, उसको हलवा भी बोलते हाँ, हैं। वो मावा बोलते हैं। हाँ एंड बाय द वे आई एम नॉट हलवाई, तो अभी अपने आगे की बात करें। ठीक है हाँ तो सर। ऑयल इन वाटर का एक एग्जांपल बेटा क्या हो गया, मिल्क। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल है वाटर इन ऑयल, मतलब ऑयल बहुत ज्यादा हो, उसमें पानी थोड़ा सा डाला गया हो, और ये होता है अपना अमूल बटर। ठीक है, वो पूरा का पूरा एक्चुअली क्या है, ऑयल ही होता है, ऑयल ही थोड़ा होता है। पानी मिक्स किया हुआ होता है। तो ये वाटर इन ऑयल टाइप का एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे बेटा। अच्छा अब मैं आपसे ये कहूं कि कभी आप लोगों ने अपनी लाइफ में ऑयल और पानी को मिक्स करके देखा है? कभी आज तक मिक्स हुए बेटा? ये नहीं सर, कभी नहीं कभी होता। मिक्स नहीं हुए, नो ऑयल सर। और पानी कभी भी मिक्स नहीं होते। तो सर आपने दो दो एग्जांपल दे दिए, वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। अगर मुझे इमल्शन को प्रिपेयर करना है तो मेरा काम क्या है, ऑयल और पानी को मिक्स करना। ऑयल और पानी को मिक्स करने से ही इमल्शन बनता है बेटा, ऑयल और पानी को मिक्स करना है। जैसे अगर मान लो आपका दूध फट गया है, तो क्या उससे क्या फर्क पड़ता है बेटा ना, सुबह में लेने उठने का और एक चम्मच लेने का और वापस मिक्स कर देने का, वापस दूध बन जाएगा कि नहीं? वो नहीं सर। नहीं बनता है, पक्का नहीं। नहीं पक्का। बनता हाँ सर, नहीं बनता है। पक्का वापस दूध नहीं बनता है, फिर उसका तो हलवा ही बनाना पड़ता है अपने को। ठीक है, हाँ। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि उसके अंदर, मिल्क के अंदर दो चीजें हैं, एक है बेटा लिक्विड फैट, दूसरा है पानी। ये फैट और पानी एक दूसरे को प्यार नहीं करते। ठीक है, इसलिए वो आपस में मिलते नहीं है। तो अगर मुझे इन दोनों को मिला के रखना है तो मुझे एक एजेंट की जरूरत पड़ती है, इसको हम लोग कहते हैं इमल्सीफाइंग, इमल्सीफाइंग एजेंट। ठीक है, तो ये क्या करता है, इमल्सीफाइंग एजेंट लिक्विड फैट से भी कंबाइन होता है, इमल्सीफाइंग एक एंड से पानी से भी कंबाइन होता है। ठीक है, मतलब हमारा ये दूध का मॉलिक्यूल है, ये हमारा पानी का मॉलिक्यूल है, और ये हमारा इमल्सीफायर है, ये इससे जोड़ रखा है, ये इससे जोड़ रखा है, तो ये आपस में क्या दिख रहा है हम लोग को, कंबाइन। ठीक है, अब रात भर आप लोगों ने दूध को रख दिया बाहर, तो ये पानी ये दूध के अंदर चला गया, हमारा जानी दुश्मन कौन है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सर। बैक्टीरिया गया इसके पास में, लिक्विड फैट के पास में, उसने बोला मेरे को इंटरेस्ट नहीं है तेरे अंदर। ठीक है, पानी के पास गया तो बैक्टीरिया बोला मेरे को तेरे अंदर भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर बैक्टीरिया चला गया किसके पास में, इमल्सीफाइंग एजेंट के पास में। ठीक है, इमल्सीफाइंग एजेंट को जाके इस बैक्टीरिया ने कर दिया डिस्ट्रॉय, खत्म। अब देखो इन दोनों की दोस्ती क्यों हो पाई थी, क्योंकि बीच में इमल्सीफाइंग एजेंट था। जैसे बैक्टीरिया आ गया, इमल्सीफाइंग एजेंट खत्म, तो इनकी दोस्ती टूट गई। और सुबह उठ के देखा तो पानी अलग मिल रहा है, लिक्विड फैट अलग लेयर में मिल रहा है आपको। इसी को आप लोगों ने कहा दूध फट गया। हाँ सर। यस सर।
है ना। तो देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमल्शन इज नोन एज इमल्सिफिकेशन. Emulsification always takes place in the presence of what? Emulsifying agent. इमल्सिफाइंग एजेंट. अगर आपको पता हो, थोड़ी बहुत बायोलॉजी आपने पढ़ी हो, तो मिल्क के अंदर इमल्सिफाइंग जो एजेंट होता है उसका नाम होता है बेटा कसीन. अच्छा, अभी पता चला. ठीक है. हाँ, तो हाँ, इमल्सिफाइंग एजेंट बेटा क्या वो होता पढ़ा है? था. मिल्क के अंदर जो इमल्सिफाइंग एजेंट होता है वो कसीन होता तुमने सब पढ़ा है? है. मेरे ख्याल से तो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट ही कर मैंने दिया. ना बोला कि मेरे को भी नहीं पता था. हाँ सर. ठीक है. चलो, तो आज का लेक्चर भी खत्म हुआ अपना, और अपना ये चैप्टर भी खत्म हुआ. ठीक है. अब मैं आता हाँ, हूँ आप सर. लोग के सामने और आप देखता हूँ कितना सीखे आप आज. अरे बाप रे, ये क्या है? सर क्या हुआ? खाली 9. सर 9 में से 2 तो आप सर 7 ही है. 9 दिख रहा है मेरे को तो. हाँ सर, 9 में से 2 तो आप स्कूल वाले, आप और हाँ. स्कूल वाले, मतलब 7 ही जन. बराबर. तो बोलो भाई, आप लोग को पूरा समझ में आ गया आज का टॉपिक, है ना? आज का टॉपिक थोड़ा बहुत याद रखने जैसा भी था, लेकिन था थोड़ा सा सिंपल भी था, है ना. ये चैप्टर इनफैक्ट बहुत सिंपल चैप्टर है. मैं तो उसको बहुत सिंपल चैप्टर की कैटेगरी में रखता हूँ. और याद रखो बेटा, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, उसमें जो स्कूल्स हार्डी रूल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा. स्कूल्स हार्डी रूल के ऊपर वो लोग क्वेश्चन जनरली पूछ ही लेते हैं आप लोग को. ठीक है. मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर के एग्जांपल पूछ लेंगे आप लोगों को पूछ सर लेंगे. मतलब उसमें तो नेगेटिव और पॉजिटिव वाला ही है ना, मतलब हाँ, आयंस कौन के लिए. में अपना शूल्स हार्डी वो रूल वाला. हार्डी रूल में. हाँ, प्रेसिपिटेटिंग पावर. आपने बोला ना FeCN6 4 नेगेटिव का प्रेसिपिटेटिंग पावर सबसे ज्यादा होता है, बाद में फॉस्फेट का, बाद में सल्फेट का, है ना. और आप लोगों से प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं MCQ में. ठीक है. अब ये आपको सोल्व बना के दिया, बताओ कौन सा चार्ज इसके ऊपर एड्सॉर्ब होगा, कौन सा चार्ज एड्सॉर्ब नहीं होगा. ये सारी चीजें आप लोगों से पूछ लेते हैं बेटा. ठीक है. तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री पूरा खत्म कर लिया है. ठीक है. आप लोगों को भी NCERT में कुछ टेबल वगैरह पढ़ने होते हैं इसके अंदर. उसमें जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया ना, ऑयल इन वाटर का एग्जांपल, वाटर इन ऑयल का एग्जांपल, मैंने एक एक एग्जांपल दिया ना. तो वो कुछ और एग्जांपल भी उसके अंदर होंगे, वो एक बार आप लोग रीड कर लेना बेटा. ठीक है. NCERT में एग्जांपल के बेस्ड भी आप लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो एक्स्ट्रा एग्जांपल आप लोग किसमें से पढ़ लेंगे? NCERT में. तो मेरे तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ. और कल के लेक्चर में मैं सोचता हूँ कौन सा एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये चैप्टर को मुझे रिवाइज करवा. हाँ तो सर कल करते हैं जब आते हैं ना सर. कौन करेगा बोलो? चलो, मैं जिसको बोलूंगा वो पढ़ के आएंगे पूरा चैप्टर सर, पूरा चैप्टर चैप्टर. एड्सॉर्प्शन में क्या क्या पढ़ा, कैटालिसिस में क्या क्या पढ़ा, कौन से ऑर्डर में पढ़ते गए, कोलॉइड्स के अंदर क्या क्या पढ़ा, और मैंने आप लोगों को क्या क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट बताया था. ये सारी चीजें आप लोग को सिस्टमेटिकली 10 मिनट के अंदर किस तरह से मैं बताता हूँ उस तरह से आप लोग को बताना. हो जाएगा बेटा काम ये? हाँ PDF सर. के पास है, एक बार अच्छे से रीड कर लेना बेटा. ठीक है ना, हो जाएगा ना? हाँ सर. कल कल मैं ना. ये बोलने को बोलूंगा और उसके बाद मैं फिर नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा. ठीक है. हाँ सर. ठीक है. और हो सकता है कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोग को भेज दूं, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग. सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड कल कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे. ठीक है. यस सर. ओके सर. ओके, बाय फिर. बाय. Okay, बाय sir. सर. थैंक यू सर. Okay, bye sir. Thank you sir. ओके, बाय बेटा.